यू कांट हैव अ बेटर टुमारो इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। यानी कि अगर आपका जो आने वाला कल है वो बेहतर नहीं हो सकता अगर आप बीते हुए कल के बारे में ही अभी तक सोच रहे हैं। हो सकता है जो कल बीत गया है उसमें आप लोगों के साथ किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ हो सकता है किसी के साथ कुछ उतना अच्छा ना हुआ हो या कुछ के साथ कुछ बुरा हुआ हो, है ना। किसी भी स्तर पर हो सकता है। तो लेकिन अगर आप उसके बारे में ही सोच रहे हैं, अगर आप जिसके साथ बहुत अच्छा हुआ है अगर वो अपने खुशी की खुमारी में उसी में अभी तक डूबा हुआ है, या जिसके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ या कुछ बुरा हुआ अगर वो उस दुख के गम में अभी तक डूबा हुआ है, तो दोनों ही स्थितियों में आने वाला कल आपका बेहतर नहीं हो सकता। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको आज प्लानिंग करनी होगी और आज ही उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा, तभी आने वाला समय जो है वो बेहतर होगा। और मैं आप लोगों से तो मतलब स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो पढ़ाई संबंधित ही बात होती है, लेकिन अगर आप लोगों की लाइफ में अदरवाइज भी कुछ भी पर्सनल इश्यूज होते हैं, होते ही होंगे, है ना। तो उस चीज़ों को लेकर भी ये ध्यान रखें कि जो चीज़ बीत गई, जो समय बीत गया, यू कैन नॉट गेट इट बैक। ठीक है, आप उसको वापस नहीं पा सकते किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट गेट इट बैक। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, भले ही कुछ अच्छा हुआ हो कुछ बुरा हुआ हो, उसके बारे में ना सोचें। ज़्यादा उसके बारे में सोच के अपना समय अपनी एनर्जी जो है वो खर्च ना करें। एंड इट्स बेटर कि आने वाले समय के लिए प्लानिंग करें और उस प्लानिंग को बेस्ट पॉसिबल तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तब आपका जो आने वाला समय है वो बेटर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी और आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 11 सितंबर 2024 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी आने वाले कुछ और समय तक मैं देता रहूँगा। तो हमारा जो सी सेट का लाइव क्लासेस का जो बैच है जो 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, वो 20 सितंबर को उसमें एनरोलमेंट क्लोज़ हो जाएगा, या अगर 50 स्टूडेंट्स उससे पहले एनरोल हो गए तो भी बैच क्लोज़ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड एट जस्ट 999। ठीक है, सिर्फ 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही सेक्शंस को बड़े डिटेल में कवर किया जाएगा। एंड डेफिनेटली मैं रोज़ कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें हमारे साथ बिल्कुल सही से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू कवर 100+। ठीक है, 100+ सी सेट में जो है वो आराम से आएंगे और सी सेट जो है वो एक टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू डिटेल्स चेकआउट कर ही सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सएप का 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ के थ्रू भी हम आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, और बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको ये सेशंस किसी ना किसी तरीके से कुछ भी आपको अगर हेल्प मिल रही है, तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। यहाँ पर एक क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दी गई है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और सभी लोग कुछ ना कुछ अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस। इससे थोड़ा बहुत हमारी मदद भी होगी एंड आप लोगों के लिए भी बेनिफिट ये रहेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चल सकेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट की तरफ को ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यूट्यूब पर इन सेशंस को देखते हैं, जिनको कुछ ना कुछ हेल्प होती है, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। हालांकि आज ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं, जो भी हैं वो हम लोग देखते हैं। लेट अस सी। तो ये आज के न्यूज़पेपर है स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट पेज। तो यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर का इलेक्शन होने वाला है, तो उसको लेकर जम्मू कश्मीर को जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसने ये बोला है कि बूथ शिफ्ट ना करें, रैलीज कैंसिल ना करें, प्रिवेंटिव डिटेंशन ना करें, इस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही हैं।
इसके बाद इम्फाल में यानी कि मणिपुर में जो हिंसा है, एक तरीके से हिंसा वैसे पिछले 1-1.5 साल से चली रही है, 1.25 साल के आसपास हो गया है लगभग, है ना। और अभी भी ये हिंसा जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, और अभी आजकल एक नया, जो आप कह सकते हैं नए दौर की हिंसा यहाँ पर फिर से शुरू हो गई है। ठीक है। इसके बाद जो अडानी, ये सॉरी सेबी, सॉरी सॉरी फॉर दैट वर्ड, सेबी की जो चीफ हैं दैट इज़ माधवीपुरी बुच, उनके ऊपर कांग्रेस ने फिर से एक आरोप लगाया है कि इनको एक कंपनी है दैट इज़ अगोरा, उससे करोड़ों रुपए मिले हैं। और 3 फर्म्स का ये कहना है कि हस्बैंड ने इनको हायर किया था फॉर एक्सपर्टीज़। ठीक है। तो ये बेसिकली इनके ऊपर कई सारे तरीके के आरोप जो है वो आजकल कांग्रेस की पार्टी लगा रही है, बट इसके ऊपर कोई जांच हो भी नहीं रही है ना, कोई जांच कराने को कोई तैयार नहीं है, सरकार जांच नहीं करा रही है। इसके बाद यहाँ पर ये मालदीव्स के जो मुइज़ू हैं, ठीक है, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत के साथ मालदीव्स के साथ हमारी जो है वो डिफेंस को लेकर कुछ बातचीत शुरू हुई है ना। और जब 4 जून के दिन, मतलब जब 4 जून के दिन जब नई सरकार बनी थी, और उसके बाद 9 जून के दिन, मतलब 4 जून के दिन जब रिज़ल्ट आया था और 9 जून के दिन जब नई सरकार का स्वेरिंग इन सेरेमनी या शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो उसमें भी मुइज़ू जो हैं वो भारत आए थे, है ना। तो फिर से ये बताया जा रहा है कि ये भारत आ सकते हैं अगले हफ्ते। तो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। और इंडिया मालदीव्स की जो रिलेशंस है, जिनमें पिछले कुछ समय से, खासकर जब से ये वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तब से थोड़ा सा रिश्तों में खटास थी, वो हो सकता है कि कम हो जाए और रिश्ते थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में कोई खास आर्टिकल नहीं है जो आप लोगों को कवर करना हो या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। सीधे मैं आपको एक्सप्लेन पेज पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर 2 आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एक है द ग्रेव थ्रेट फ्रॉम एएमआर। एएमआर का मतलब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि हम लोगों की आदत है ना कि हर चीज़ पर, छोटी छोटी बीमारी पर भी हम लोग एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। ठीक है। या हम लोग अगर कुछ भी छोटा सा कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई कफ एंड कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, तो एक मेडिकल शॉप में जाते हैं, उनको बताते हैं ये प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको एक एंटीबायोटिक दे देते हैं। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम करने की वजह से क्या हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अभी क्या होती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और कैसे ये एंटीबायोटिक से बढ़ रही है, और क्या इसके आने वाले समय में जो खतरे हैं वो क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद एक यहाँ पर आर्टिकल जो है वो पोलारिस डॉन मिशन की बात कर रहा है। ठीक है। पोलारिस डॉन मिशन बेसिकली मेजरली ये स्पेस एक्स का मिशन है, और इसके तहत प्राइवेट स्पेस वॉक अटेम्प्ट की जाएगी, फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। तो क्या है इस मिशन में, और स्पेस वॉक क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो मेजरली ये आज के 2 आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, और दोनों ही आर्टिकल जो हैं वो साइंस एंड टेक के हैं। ठीक है। एक हेल्थ इशू को लेकर है और एक स्पेस को लेकर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार, जो अभी हम लोगों ने प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, उसकी भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप लोग कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट तीनों ही इंक्लूडेड होंगे, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको ओनली एट 849 रुपीज़ में मिलती है, 91 टेस्ट और 5300 MCQs के साथ। इसके बाद अगर आप लोग सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो दैट इज़ अवेलेबल एट 699। इसमें आपको 81 टेस्ट मिल जाते हैं, 4500 MCQs मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप जनरल स्टडीज़ की लेना चाहते हैं सिर्फ, तो 45 टेस्ट मिल जाते हैं, 2500 MCQs मिल जाते हैं 449 रुपीज़ में। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं, जिसमें 16 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है, ठीक है, जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का, तो ये आपको 32 टेस्ट और 1600 MCQs के साथ ओनली एट 299 रुपीज़ में मिल जाती है। और इसके बाद अगर आप ओनली सी सेट की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे सी सेट के 800 MCQs के साथ, दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 249 रुपीज़। तो आप इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, कंप्लीट आपको चाहिए, है ना, जिसमें जीएस भी है, करंट अफेयर्स भी है, सी सेट भी है, या सिर्फ आपको जीएस और करंट अफेयर्स की चाहिए, या सिर्फ जीएस की चाहिए, सिर्फ करंट अफेयर्स की चाहिए, सिर्फ सी सेट की चाहिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। और हर टेस्ट सीरीज़ में आपको, आप जैसे ही अंदर क्लिक करेंगे, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें अगर क्लिक करता हूँ,
आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इसकी कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इसका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है, ठीक है, वो शेड्यूल आपको यहाँ पर मिल जाता है कि किस तरीके से जो है ये टेस्ट सीरीज़ रहेगी, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, क्या रहेगा, ये सब कुछ, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है, और टेस्ट का पूरा शेड्यूल कि कौन सा टेस्ट जो है वो कब रहेगा और किस टेस्ट का क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें, क्योंकि थोड़े समय के बाद जब नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट्स बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें अपनी सर्वर कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू मेक सम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, तो इसलिए थोड़ा सा जो प्राइस वगैरह हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप जल्द से जल्द एनरोल इसमें कर लें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग उन 2 आर्टिकल्स की बात करते हैं जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है दैट इज़ द ग्रेव थ्रेट फ्रॉम AMR। AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इससे जो एक बहुत बड़ा खतरा है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 26 सितंबर के दिन, यानी कि आने वाले 26 सितंबर के दिन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर। तो उससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पिछले हफ्ते अपनी एक फर्स्ट एवर गाइडेंस पब्लिश की है ऑन एंटीबायोटिक पॉल्यूशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, कि जहाँ पर भी ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर कुछ इस तरीके की गाइडेंस जो है वो पब्लिश की है। किसने? WHO ने। और WHO ने यहाँ पर क्या कहा है, देखिए, द इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ AMR, दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, caused by antibiotic pollution could undermine the effectiveness of the antibiotics globally, including the medicines produced at the manufacturing site। तो इन्होंने ये कहा है कि जो एंटीबायोटिक पोल्यूशन की वजह से जो AMR फैल रहा है ना, जो AMR पैदा हो रहा है, जो AMR फैल रहा है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रही है और जो स्प्रेड हो रही है, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव है पूरे के पूरे दुनिया में, उसकी इफ़ेक्टिवनेस में कमी आ सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है। और इंक्लूडिंग द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, और जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में जो मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस में भी कमी आ सकती है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? जो एंटीबायोटिक पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप बात समझे। अब AMR, इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि AMR एंड कंसिक्वेंटली द क्रिएशन ऑफ सुपर बग्स अफेक्ट्स हेल्थ केयर एवरीवेयर बट हैज़ स्पेशली पुअर आउटकम्स इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिजीजेस। AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इसके थ्रू सुपर बग्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि आप एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं, है ना, तो आपके शरीर में जो बग्स होते हैं, मतलब जो कोई पैथोजेंस होते हैं, वो इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं हो रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, बट सिंपली यही होता है कि आपको कोई अगर बीमारी हुई है किसी पैथोजन की वजह से और आपने अगर एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है, अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि उन पैथोजेंस के ऊपर इन एंटीबायोटिक्स का असर होना खत्म हो गया है, और वो नॉर्मल बग से सुपर बग्स बनते जा रहे हैं अब, कि उनके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा, आप कुछ भी दवाई खा लें, ठीक है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये हेल्थ केयर को हर जगह प्रभावित कर रहा है, लेकिन इसका जो असर है वो पुअर आउटकम है ऐसे पेशेंट्स के ऊपर जो मल्टीपल डिजीजेस से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर ICMR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने एक सर्वे कराया है और उसमें ये पाया गया है कि AMR कंटिन्यूज़ टू राइज अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे दुनिया में, मतलब पूरे भारत में AMR जो है, दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है, और कॉमन पैथोजेंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। और ज़्यादा जो कॉमन पैथोजेंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, कि उनके ऊपर अब एंटीबायोटिक्स का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो है वो कंज्यूम करनी शुरू कर दी हैं, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दैट इज़ AMR, एंड व्हाई इज़ इट अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है और ये क्यों हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तो इसकी अगर हम बात करें तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है
जिसमें पैथोजन एक्वायर करता है द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड कॉज इन्फेक्शन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग। मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई एंटी माइक्रोबियल ड्रग जैसे कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, उसके बावजूद, ठीक है, उसको लेने के बावजूद, उसको कंज्यूम करने के बावजूद जो पैथोजन है उसमें ये एबिलिटी आ जाएगी कि वो उस ड्रग से भी नहीं मर रहा है, ठीक है, उस ड्रग का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, उस दवाई का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, और वो सर्वाइव कर ले रहा है और वो फिर भी इन्फेक्शन कर पा रहा है। दैट इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, बात समझ गए आप कि कोई ऐसा पैथोजन जिसके ऊपर एंटी माइक्रोबियल ड्रग उसका भी असर नहीं हो रहा है, और इंस्पाइट ऑफ कंज्यूमिंग दैट एंटी माइक्रोबियल ड्रग, जो पैथोजन है उसने अपनी एबिलिटी डेवलप कर ली है कि वो भले ही आप वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सर्वाइव कर रहा है, और उसके बाद भी उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो दैट इज़ नोन एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि उस पैथोजन ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर लिया है कि अब उसके ऊपर इस तरीके के एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का या एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं हो रहा है। समझ गए बात? अब इसमें यही लिखा गया है कि AMR इज़ द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोब्स इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ मिसयूज और ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो AMR बेसिकली किस वजह से हुआ है कि माइक्रोब्स जो हैं, जो ये पैथोजन्स हैं, ये इवॉल्व हो गए हैं, ये इनमें इवोल्यूशन हो गया है। और इवोल्यूशन किस वजह से हुआ है? क्योंकि या तो हम एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, है ना, जब लेनी चाहिए, जिस चीज़ के लिए लेनी चाहिए उसके साथ हम अलग तरीके से ले रहे हैं, अभी वो आगे इश्यूज बताए गए हैं, ठीक है, या फिर हम ओवर यूज़ कर रहे हैं जब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोल्ड हुआ, कफ हुआ, फीवर हुआ नॉर्मल, है ना, या कुछ और छोटी मोटी तकलीफ़ें हुई, उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स का कम से कम आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है, या जब बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत है, और वो भी अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तो ठीक है, तो आप ले सकते हैं अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो। बट अदरवाइज़ ओवर द काउंटर मेडिसिन जब आप लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह को अवॉइड करें, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ और मिसयूज़ की वजह से ये जो माइक्रोब्स हैं, जो ये पैथोजन्स हैं, इनका इवोल्यूशन हो गया है, और इसी वजह से ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो इनमें डेवलप हुआ है। अब इसके बाद आगे लिखा है कि देखो, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का जो एक्सेसिव यूज़ है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इससे हो क्या रहा है, दैट कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ रेजिस्टेंट और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट सुपर बग्स। ठीक है, रेजिस्टेंट या एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट सुपर बग्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि हॉस्पिटल्स में सर्कुलेट कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू या सीवर्स के थ्रू, और इन्फेक्शन कॉज बाय दीज पैथोजेंस विल नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। और इन पैथोजन से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जो कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स हैं उनसे ये ठीक नहीं होगा। ग्रोइंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वुड मीन दैट सिंपली इन्फेक्शंस वुड बिकम डिफिकल्ट टू ट्रीट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका मतलब यही होगा कि जो सिंपल इन्फेक्शंस हैं वो ट्रीट करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, आप उनको सिंपल जो ट्रीटमेंट होता है उससे ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि डॉक्टर्स हैव रिपोर्टेड पेशेंट्स रिक्वायरिंग एडमिशन टू हॉस्पिटल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इवन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बड़ा ही, मतलब आप कह सकते हैं, कॉमन और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन नहीं है ना, ये बहुत जनरल इन्फेक्शन है। बट इस इन्फेक्शन के लिए भी ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए, और हॉस्पिटल में दिस इज़ लाइकली टू लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशंस एंड लॉन्गर स्टेज, मेकिंग द ट्रीटमेंट इंक्रीजिंगली मोर एक्सपेंसिव। क्योंकि वो वही है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं वो भी दवाइयों से ठीक हो नहीं रहे, है ना, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए उसमें भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, स्टेज लंबे हो रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी तो मैंने बताया ना कि पैथोजेंस हैं, जो ये सुपर बग्स हैं, ये हॉस्पिटल के ड्रिंकिंग वाटर में, वहाँ के सीवर्स के थ्रू, वहाँ पर भी ये हैं। तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में रहने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएँ या आपको और लंबे समय तक वहाँ पर रहना पड़े, और उसकी वजह से क्या है, ऑब्वियस ही बात है, जितना लंबा हॉस्पिटल में रहेंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा, एक्सपेंसिव रहेगा। ठीक है, अब AMR क्यों बढ़ रहा है? अब इसका अगला सवाल, AMR है तो सही, समझ में तो आ गया, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है?
तो इसको लेकर कुछ अलग अलग पॉइंट्स बताएं। जैसे देखो, इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम बात करें तो मैनी इंडियंस हैव अ टेंडेंसी टू पॉप एन एंटीबायोटिक फॉर अ फीवर विदाउट इवन चेकिंग इफ द फीवर इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। ठीक है, कि कई सारे इंडियंस को या ज़्यादातर इंडियंस को आजकल ये आदत होती है कि अगर आपको फीवर हुआ तो फीवर होते ही आपने एक एंटीबायोटिक ले ली। ठीक है, आपने ये चेक भी नहीं किया कि फीवर जो है वो बैक्टीरिया से हुआ है या नहीं हुआ है, बट आपने एंटीबायोटिक ले ली। अब एन एंटीबायोटिक इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर वायरल इन्फेक्शन। अगर आपको मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ है ना, उसमें अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक विल वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, इट विल नॉट अगेंस्ट एक्ट अगेंस्ट वायरस। अगर आपको कोई वायरस इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लुएंजा वगैरह टाइप का, उसमें अगर आपने एंटीबायोटिक ले ली तो उससे कोई असर नहीं होगा, बट कंज्यूमिंग इट कैन ड्राइव अप रेजिस्टेंस इन द पॉपुलेशन। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, जो पैथोजेंस हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट आपकी सेहत उससे बेहतर नहीं होगी। मैनी फाइंड इट डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव टू गो टू अ डॉक्टर फॉर सिंपल सिकनेस एंड इंस्टेड प्रेफर टू टेक अ पिल दैट परहैप्स देयर लोकल केमिस्ट हैज़ रिकमेंडेड। अब ये भी एक इशू है कि कई सारे लोगों को ये लगता है कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हुई है, कफ एंड कोल्ड हुआ है या फीवर हुआ है, तो उसके लिए हॉस्पिटल कौन जाए, डॉक्टर के पास कौन जाए, है ना। उनको लगता है कि ये एक डिफ़िकल्टी है कि अरे कौन जाए वाली बात, है ना। या कुछ लोगों को ये भी लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप एक लोकल किसी दुकानदार या केमिस्ट के पास चले जाएं और उससे दवाई ले आएँ। ऐसा भी होता है, तो उसकी वजह से भी ये इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, ठीक है, मैं कोई बड़ी बीमारी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, जैसे मान लीजिए कभी कफ एंड कोल्ड हो गया या फीवर हो गया, ठीक है, या हल्का फुल्का कभी होता है ना कि जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है, कुछ चीज़ आपने ऐसी खा ली जो डाइजेस्ट नहीं हुई, डायरिया वगैरह जैसा इश्यूज़ हो गया, तो इट्स बेटर कि आप कुछ ना मतलब कोई दवाई वगैरह ऐसी ना लें। ठीक है, और थोड़ा सा अपने जो इम्यून सिस्टम है उसको उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट लड़ने दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर उस जो भी वो इशू हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, उसके अगेंस्ट आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगी और साथ ही साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, यहाँ पर हालांकि इन्होंने ये पॉइंट को कवर किया नहीं है, बट आई फील कि दैट ऑल्सो हैपन्स कि आप जब इतनी ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं ना, तो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, क्योंकि आप इम्यून सिस्टम को काम नहीं करने दे रहे। देखिए, इम्यून सिस्टम इज़ ऑल्सो लाइक अ मशीन, है ना। हमारे शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, है ना, वी हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जिसको हम कहते हैं हार्ट वाला जो सिस्टम है वो, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। हमारे शरीर के अंदर कई सारे सिस्टम्स हैं, वी हैव एन इम्यून सिस्टम एज वेल। तो हर सिस्टम एक तरीके से एक मशीन है। अब अगर आप किसी मशीन को बहुत समय तक काम नहीं करने देंगे तो दैट मशीन विल, क्या होगी, वो मशीन ख़राब हो जाएगी, है ना, या प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। और जब हम इतनी सारी दवाइयाँ अगर छोटी छोटी बीमारियों के लिए लेना शुरू करते हैं कि आपको एक खांसी नहीं आई, है ना, आपको थोड़ा सा जुकाम सा महसूस नहीं हुआ, हल्का सा आपको फीवर नहीं लगा, आपने तुरंत जो है वो दवाई ले ली, तो उसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, आपने उसको अभी भी आइडियल छोड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने तो तुरंत दवाई खा ली। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा सा काम करने दें। ठीक है, हो सकता है कि बुखार वगैरह है तो वो एक आध दिन रहेगा अगर आप कुछ नहीं लेते हैं तो, बट आपका इम्यून सिस्टम अगर काम कर रहा है और अच्छे से काम अगर करेगा तो डेफिनेटली वो एक दो दिन से ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। सिमिलरली फॉर कफ एंड कोल्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये कफ एंड कोल्ड और छोटे मोटे फीवर, इनके लिए दवाई लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, बस हाँ ये है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा तकलीफ़ होगी। अगर बुखार वगैरह आ गया तो एक आध दिन का इशू रहता है, कोल्ड एंड कफ हो गया तो भी एक आध दिन, दो चार दिन का इशू रहता है, बट उसके बाद वो सब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो आप जैसा चाहें। अब इसके बाद दूसरा इशू इन्होंने डॉक्टर्स के लेवल पर लिखा है कि डॉक्टर्स मस्ट बी एजुकेटेड टू नॉट यूज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कि डॉक्टर्स भी इतने एजुकेटेड होने चाहिए कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं
जो रेंज ऑफ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है, बट दीज आर ऑल्सो द वंस दैट आर मोर लाइकली टू लीड टू रेजिस्टेंस। मतलब आपको अगर एक चीज़ हुई है और आपको कोई ऐसी एंटीबायोटिक दे दी गई जो रेंज ऑफ इन्फेक्शंस को कवर करती है, तो आपको तो एक चीज़ हुई थी, लेकिन आपने उसको लेकर बहुत सारे इन्फेक्शंस वाली कोई एंटीबायोटिक ले ली, तो उससे आपका जो इशू है वो ठीक तो हो जाएगा, बट उससे रेजिस्टेंस जो है, इस तरीके की जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ेगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है, a survey on prescribing trends for antibiotics released by the National Center for Disease Control last year found that 71.9% of the patients coming to hospitals were prescribed antibiotics on an average। कि जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में आ रहे थे उनमें से लगभग, ठीक है, 72% के आसपास लोगों को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जा रही थी, विद ओनली 10 परसेंटेज पॉइंट्स डिफरेंस इन एंटीबायोटिक्स यूज बिटवीन इंटेंसिव केयर यूनिट्स दैट हैव द सिकेस्ट पेशेंट एंड द अदर वार्ड्स। यानी कि आप बात समझिए कि जो लोग आईसीयू में भर्ती हैं, आईसीयू में एडमिट है, आईसीयू में कौन भर्ती होता है? जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, जिसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसी को आईसीयू में रखा जाता है। तो जो लोग आईसीयू में हैं वो लगभग उनमें से 82% को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जा रही है, और उसके कंपैरिजन में अदरवाइज बाकी जो लोग नॉर्मल हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं या अदर वार्ड्स में हैं जो उतने ज़्यादा बीमार नहीं हैं, उनको भी 72%, उनमें से भी 72% को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बीमार हैं और जो उतने ज़्यादा बीमार नहीं हैं, है ना, उन दोनों में जो डिफरेंस है एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करने का वो सिर्फ 10% है। तो आप समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। और सरप्राइजिंगली 55% ऑफ द एंटीबायोटिक्स वर प्रिस्क्राइब्ड नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन बट टू प्रिवेंट इट। अब ये एक और बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है कि 55% एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किसी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए नहीं, बल्कि इन्फेक्शन से बचने के लिए दी जा रही है। मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ नहीं है, ठीक है, आप मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास गए, आपको लगा कि कोई थोड़ा बहुत हल्की फुल्की तकलीफ हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक लिख के दे दी। क्यों? ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो 55% केसेस में ऐसा भी हो रहा है ना। और ये बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है कि इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही आपको एंटीबायोटिक दी जा रही है। ठीक है। एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक हैज़ रेंडर्ड सम ऑफ देम यूजलेस और ऑफ लिमिटेड यूज़। तो एंटीबायोटिक का जो ओवर यूज़ हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि या तो एंटीबायोटिक जो है वो किसी काम की नहीं रही, यूज़लेस हो चुकी है, और या फिर जो उनका यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो इन्होंने इशू बताया है वो है डायग्नोस्टिक्स। अनदर प्रॉब्लम इज़ empirical prescription of antibiotics made by doctors based on what they think has likely caused the infection based on the symptoms। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये बताई गई है कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टर्स ने आपके लक्षण चेक किए, आपके सिम्टम्स देखे, उसके बाद डॉक्टर को कुछ फील हुआ, ठीक है, कि हो सकता है कि आपको ये इशू हुआ हो, ये इशू हुआ हो, ये इन्फेक्शन हुआ हो, उसके हिसाब से डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी। तो ऐसा करने की बजाय डॉक्टर्स को जहाँ तक पॉसिबल हो किस चीज़ के ऊपर रिलाई करना चाहिए? डॉक्टर्स को रिलाई करना चाहिए डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर। मतलब कोई भी अगर आपको इशू है तो आप हॉस्पिटल में अगर जा रहे हैं तो पहले आपका एक टेस्ट होना चाहिए, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको बोलते हैं, मतलब जिसके थ्रू ये पता लगे आपकी जो इशू है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो पहले डायग्नोज हो कि आपको क्या हुआ है। ठीक है, डॉक्टर ने तो आपके सिम्टम्स देखे, आप डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी है ना। डॉक्टर एक नॉलेजेबल आदमी है, एक नॉलेजेबल पर्सन है, ये ज़रूर हम मानते हैं, बट कोई भगवान तो है नहीं कि उसने आपके सिम्टम्स देखे और बता दिया कि अच्छा ये हो रहा है, चलो ये दवाई खा लो। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए, है ना, जिसके थ्रू स्पेसिफिकली पता लग सके कि क्या इशू है, और तब जाके दवाई प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। और उसमें भी जो है फिर वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए स्पेक्ट्रम इन्फेक्शन के हिसाब से, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वंस नहीं दी जानी चाहिए, है ना। अदरवाइज़ तो क्या है कि जैसे डॉक्टर को अगर आपको कोई सिम्टम लगे तो उसने कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको पकड़ा देनी है, ठीक है, तो उसको लग सकता है कि अच्छा इस वजह से भी ये हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है, तो आप एक ये वाली एंटीबायोटिक ले लो जिससे ये 5-6 इशूज़ कवर हो जाते हैं। ये 5-6 इशूज़ अगर आपको होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस तरीके के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से इशू क्या हो रहा है,
उनसे माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, आई होप समझ पाए। इसके बाद फार्मा कंपनीज़ को लेकर भी ये लिखा गया है कि WHO की जो गाइडलाइंस है एंटीबायोटिक पॉल्यूशन को लेकर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग रिलीज लास्ट वीक, उसमें गाइडेंस दी गई है ऑन वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कि जो एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से किस तरीके से वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट के का मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड डिस्पाइट द हाई लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक पॉल्यूशन दैट हैव बीन वाइडली डॉक्यूमेंटेड द इशू इज़ लार्जली अनरेगुलेटेड। तो WHO ने यहाँ पर ये कहा है कि एंटीबायोटिक पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पूरा का पूरा इशू है इसको लेकर कोई रेगुलेशंस अभी नहीं है। ज़्यादातर ये इशू जो है वो अनरेगुलेटेड है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कैन फैसिलिटेट द इमरजेंस ऑफ न्यू ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो जो भी बेसिकली फार्मास्यूटिकल वेस्ट निकल रहा है, जो एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो यूनिट्स हैं वहाँ से, उससे क्या हो सकता है कि एक नया ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इमर्ज हो सकता है और ये ग्लोबली फैल सकता है और हमारे जो हेल्थ है, जो हमारे स्वास्थ्य है, उसको खतरा पहुंचा सकता है। कंट्रोलिंग पॉल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट्स टू कीपिंग दीज लाइफ सेविंग मेडिसिन इफेक्टिव फॉर एवरीवन। और इस तरीके के जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है ना, जहाँ पर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ से अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं तो ये इस चीज़ को लेकर कंट्रीब्यूट करेगी कि ये जो मेडिसिन है वो सभी के लिए इफेक्टिव बने रहेंगे। अगर ये मेडिसिन, क्योंकि अगर इस तरीके से एंटीबायोटिक पॉल्यूशन बढ़ता रहा है ना, तो उससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रही है, उससे ऐसे बैक्टीरियाज डेवलप हो सकते हैं जो और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो। तो उसकी वजह से होगा क्या कि एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है वो मैंने बताया कि वो या तो यूज़लेस होती जा रही हैं उनकी इफेक्टिवनेस, है ना, या उनका यूज़ काफ़ी लिमिटेड होता जा रहा है। तो उस चीज़ को ऐसा ना हो, उनकी इफेक्टिवनेस उन दवाइयों की बनी रहे, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। अब व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंट पैथोजेंस इन इंडिया? भारत में ऐसे मोस्ट रेजिस्टेंट पैथोजेंस कौन कौन से हैं? तो 3 मोस्ट कॉमन पैथोजेंस जो पेशेंट्स में आइसोलेट किए गए हैं फ्रॉम टर्शरी केयर सेंटर्स इन द ICMR सर्विलांस नेटवर्क, ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ई कोलाई। ई कोलाई की वजह से जो है वो गट इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। एक है क्लेब्सिएला न्यूमोनी, ये न्यूमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कर सकता है। और एक है एसिनेटोबैक्टर बोमनी, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से रिलेटेड है। मतलब जो हॉस्पिटल्स में मैंने बताया ना कि हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से भी इन्फेक्शंस आ सकते हैं, तो वो इस वाले पैथोजन की वजह से है। अब ये ई कोलाई की अगर हम बात करें तो ई कोलाई आइसोलेट्स डेमोन्स्ट्रेटेड अ डिक्रीज इन ससेप्टिबिलिटी टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स विथ ससेप्टिबिलिटी टू कार्बेपेनम reducing from 81.4% in 2017 to 62.7% in 2023। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये वही बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स की ससेप्टिबिलिटी कम होती जा रही है। मतलब अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, अगर मान लो आपको ई कोलाई इन्फेक्शन हुआ है और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी कम हो गई है। पहले वो जहाँ 81% हुआ करती थी वो अब सिर्फ 62% रह गई है। सिमिलरली अगर आप ये क्लेब्सिएला न्यूमोनी की बात करते हैं तो इसमें भी जो ससेप्टिबिलिटी है वो कम हुई है। इसमें अगर आप 2 अलग अलग दवाइयों का देखेंगे तो 58% से 35% और 48% से 36% आ गई है। तो इसमें भी वही हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स का असर कम हो रहा है। इसके बाद ससेप्टिबिलिटी में कोई बहुत ज़्यादा चेंज है एसिनेटोबैक्टर बोमनी के केस में तो नहीं देखा गया है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है टू कार्बेपेनम्स वो अभी भी 88% के आसपास है। मतलब इस तरीके के जो पैथोजेंस हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू इवन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स, कि 88% ये रेजिस्टेंट है। कि मतलब अगर आप इसको लेते भी हैं, अगर आपको इस तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है इस तरीके के पैथोजन की वजह से, और अगर आप इस एंटीबायोटिक को लेते भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि 88% तो रेजिस्टेंट है वो, है ना। आई होप समझ पाए। अब इसके लिए मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट नीड टू बी डन। अब मोस्ट कॉमन चीज़ें जो की जा सकती हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर इन्होंने 3 तरीके बताए हैं। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस बाय पुटिंग इन प्लेस हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, इम्प्रूविंग सैनिटेशन एंड अर्जिंग पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड। तो सबसे पहला तो यही है कि इन्फेक्शन होने से बचा जाए। और वो कैसे हो सकता है कि हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखें, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का यूज़ करें, सैनिटेशन को इम्प्रूव करें और लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा अर्ज करें, रिक्वेस्ट करें कि वो वैक्सीन वगैरह लगवाएं, जिस भी चीज़ की वैक्सीन हो सकती है वो लगवा ली जाए। इसके बाद डॉक्टर्स को एजुकेट होना होगा टू एंश्योर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, डॉक्टर को एजुकेट होना होगा, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर अनपढ़ होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है एंटीबायोटिक्स के अप्रोप्रिएट यूज़ को लेकर। ठीक है, सेविंग द स्ट्रॉन्गर वंस फॉर हॉस्पिटल बेस्ड पेशेंट्स, यानी कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स हैं वो हॉस्पिटल बेस्ड पेशेंट्स के लिए रखी जाएं। एंड गेटिंग द पेशेंट टेस्टेड टू सी विच इन्फेक्शन दे है, वही वाली जो बात ऊपर बताई थी कि पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाए और उससे पता लगे कि कौन सी बीमारी है और उसके हिसाब से स्पेसिफिक इन्फेक्शन को लेकर एंटीबायोटिक दी जाए, है ना। वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेस्ड ना दी जाए सिर्फ सिम्टम्स को देख के। तो ये डॉक्टर्स के लिए है। उसके बाद स्टडीज़ टू सी द पाथवेज ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड ब्रिंग इन रेगुलेशंस वेर एवर पॉसिबल। और इस तरीके की स्टडीज़ की जाएँ कि रेजिस्टेंस जो है, मतलब रेजिस्टेंस जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ से पैदा हो रही है ना, तो उसका पाथवे समझा जाए। और साथ ही साथ रेगुलेशंस लाए जाएँ जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबल हो सकता है वहाँ पर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, तो उसको समझा जाए। और जहाँ पर भी ज़रूरी है वहाँ पर, जहाँ पर भी पॉसिबल हो सकता है, जहाँ पर भी संभव है, वहाँ पर क्या किया जाए, रेगुलेशंस लाए जाएं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वही बताया गया है कि मोस्ट कॉमन पैथोजेंस फाउंड इन इंडिया, दो के इन्होंने यहाँ पर नाम दिए हैं, है ना। वो मैंने आपको वैसे वहाँ पर बताई दी है सारी बात। ठीक है, चलो, तो इस आर्टिकल को आप लोग साइंस एंड टेक में लेंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आर्टिकल है ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है जो बात कर रहा है एवरीथिंग अबाउट पोलैरिस डॉन मिशन विच विल अटेम्प्ट फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। ठीक, इसको भी आप साइंस में ही लेंगे, साइंस एंड टेक में। तो अब ये पोलैरिस डॉन मिशन क्या है, और जिसमें पहला प्राइवेट स्पेस वॉक अटेम्प्ट किया जाएगा। देखो, तो स्पेस एक्स का जो ये फाल्कन 9 रॉकेट है, ये फ्लोरिडा से लिफ्ट हुआ है कल, है ना। और ये एक अमेरिकन बिलियनर दैट इज़ जैरेड इसाकमैन और 3 और लोगों को एक ऐसे ऑर्बिट पर लेकर गया है जहाँ पर वो लोग दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक, दुनिया का पहला फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 5 दिन का ये मिशन है। इस मिशन का नाम है पोलैरिस डॉन, इज़ द फर्स्ट ऑफ द 3 टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट मिशन अंडर द पोलैरिस प्रोग्राम। तो पोलैरिस प्रोग्राम के अंतर्गत ये पहला, ठीक है, फर्स्ट ऑफ द 3, मतलब टोटल 3 मिशन उसमें होने हैं, उसमें से पहला है टेस्टिंग और डेवलपमेंट मिशंस विच विल बी जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय इसाक मैन एंड एलॉन मस्क स्पेस एक्स। एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, और ये जो व्यक्ति हैं ये वहाँ के बिलियनर हैं। ठीक है, तो जैरेड इसाकमैन, इनके थ्रू जॉइंटली ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस प्रोग्राम का एम क्या है? द प्रोग्राम एम्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज दैट कुड बी यूज्ड टू सेंड पीपल टू मार्स समडे। इस प्रोग्राम का एम ये है कि इस तरीके की नई तकनीकी या नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जिससे आने वाले समय में किसी दिन ह्यूमंस को, लोगों को मंगल ग्रह तक, मार्स तक भेजा जाए, ऐसा यहाँ पर इनका एम है। अब सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ स्पेस वॉक। स्पेस वॉक होता क्या है? स्पेस वॉक, या फिर जिसको एक्स्ट्रा वेक्यूलर एक्टिविटी भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा वेक्यूलर एक्टिविटी EVA इज़ अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी स्पेंट आउटसाइड अ स्पेस क्राफ्ट बाय एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। यानी कि जिस स्पेस क्राफ्ट में कोई एस्ट्रोनॉट गया है स्पेस में, तो वो स्पेस क्राफ्ट के बाहर जितना समय बिताता है, ठीक है, या उसके बाहर वो जो भी एक्टिविटी करता है, दैट इज़ नोन एज स्पेस वॉक, या उसको एक्स्ट्रा वेक्यूलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। इस तरीके की पहली जो फर्स्ट एवर स्पेस वॉक है वो हुई थी मार्च 18, 1965 में, और उस समय सोवियत कॉस्मोनॉट थे जिनका नाम था एलेक्सी लियोनोव, उनके द्वारा ये की गई थी। और उस समय आपको पता है कि 20th सेंचुरी में जो स्पेस रेस थी, ठीक है, मतलब 2 देश थे US और USSR, इनके बीच में स्पेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चलता रहता था कि कौन स्पेस एक्सप्लोरेशन को पहले कनकर करेगा, है ना, कोल्ड वॉर के दौरान। तो उस समय पहली स्पेस वॉक हुई थी 1965 18 मार्च को, और वो की थी किसने?
सोवियत यानी कि उस समय का जो यूएसएसआर था उसके जो कॉस्मोनॉट थे एलेक्सी लियोनोव उनके द्वारा। और इनकी जो वॉक है वो 10 मिनट की रही थी उस समय। आज की डेट में जो स्पेस वॉक्स हैं वो यूजुअली किए जाते हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बाहर, ठीक है, क्योंकि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो एस्ट्रोनॉट्स रहते ही हैं, तो वो उसके बाहर निकल के कुछ भी जो उनको मेंटेनेंस का रिपेयरिंग का काम करना होता है वो जनरली वहाँ पर होती है ना। और वो लगभग 5 से 8 घंटे की होती है जो यूजुअली होती है ना। अब यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि स्पेस वॉक करने के कारण क्या क्या है, क्यों की जाती है। तो इसको कई कारणों की वजह से किया जाता है। तो जैसे कि कैरी आउट साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स कैन अटैच एक्सपेरिमेंट्स टू द आउटसाइड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट ड्यूरिंग देयर स्पेस वॉक। तो एस्ट्रोनॉट जो है वो क्या कर सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट के बाहर अपने कोई एक्सपेरिमेंट्स अटैच कर सकते हैं स्पेस वॉक के दौरान, और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से जो स्पेस का एनवायरनमेंट है वो अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। एंड दे कैन ऑल्सो टेस्ट न्यू इक्विपमेंट, नए इक्विपमेंट भी टेस्ट किए जा सकते हैं, सैटेलाइट्स को रिपेयर भी किया जा सकता है, और उनका जो खुद का स्पेस क्राफ्ट है अगर उसमें कुछ इशू है बाहर की तरफ से तो उसको भी वो रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है वो स्पेस वॉक के दौरान किए जा सकते हैं। अब स्पेस वॉक को कैरी आउट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को क्या करना होता है, एक स्पेस सूट पहनना होता है, ठीक है, और एक रोप लाइक मतलब एक रस्सी की जैसा सेफ्टी टेथर्स जो है उसका यूज़ करना होता है ताकि वो उसको अपने को उसके थ्रू स्पेस क्राफ्ट से बांधे हुए रख सकें, ठीक है। उसमें क्या है कि वन एंड इज अटैच टू द स्पेस वॉकर, उस रोप लाइक टेथरिंग की मतलब एक रोप लाइक रस्सी जैसी है, उसका एक एंड जो है वो तो स्पेस वॉकर में अटैच होगा जो मतलब स्पेस वॉक कर रहा है एस्ट्रोनॉट उसमें, और जो दूसरा एंड है वो व्हीकल में अटैच होगा जो वो स्पेस क्राफ्ट है उसमें, क्योंकि सेफ्टी दैटर्स कीप एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम फ्लोटिंग अवे इनटू द स्पेस। क्योंकि अदरवाइज होगा क्या कि अगर वो स्पेस में कोई व्यक्ति है, अब स्पेस में कोई ग्रेविटी या कुछ इस तरीके की चीज़ तो है नहीं, है ना, वो गिरेगा तो कहीं नहीं, लेकिन वो ये है कि वो स्पेस क्राफ्ट से कहीं दूर ना चले जाए, इसलिए उसको बांध के वहाँ पर रखना पड़ता है, ठीक है, उस तरीके से। और दूसरा तरीका ये है कि ये वो एक सेफ़र पहन ले। सेफ़र का मतलब है सिंप्लीफाइड एड फॉर ईवीए रेस्क्यू। ये एक बैकपैक की तरह होता है, जैसे पीठ में बैग टांगते हैं उस तरीके का बैग होता है, और इसमें स्मॉल जेट थ्रस्टर्स होते हैं टू हेल्प एन एस्ट्रोनॉट मूव अराउंड इन स्पेस। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जेट थ्रस्टर्स होते हैं, मतलब जैसे वो थ्रस्टर्स क्या बोलते हैं, जैसे आपने वो देखा है ना जब सैटेलाइट कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके नीचे से जो वो लगे होते हैं बूस्टर्स, थ्रस्टर्स जिनको बोलते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें इसमें लगी है। जैसे आपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान देखा होगा, ठीक है, उसके नीचे से कुछ इंजन्स थे लगे हुए, वो थ्रस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी देने के लिए होते हैं। तो उसमें स्मॉल जेट थ्रस्टर्स होते हैं ताकि वो एस्ट्रोनॉट्स को मदद कर सके कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में उसके थ्रू घूम सके। और सेफर जो है इसको कंट्रोल किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा एक स्मॉल जॉयस्टिक के थ्रू, ठीक है। जॉयस्टिक बेसिकली एक मतलब एक इस तरीके की डिवाइस होता है, जैसे आपने कभी अगर बचपन में जो वो वीडियो गेम्स होता था दुकानों में, अगर वहाँ पर आपने खेला हो तो उसमें क्या होता था, कुछ बटन्स होते थे और एक वो स्टिक सी होती थी जिसको आप ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे कर देते हैं ना, वो होती थी जॉयस्टिक। तो उस तरीके की चीज़ से उसको कंट्रोल किया जाता है। अब हु इज़ ऑन बोर्ड पोलैरिस डॉन, अब इस मिशन में कौन कौन गया हुआ है, तो पोलैरिस डॉन के सबसे टॉप पर तो मैंने आपको बता ही दिया, यही व्यक्ति हैं इसहाक मैन जो वहाँ के बिलियनर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी इन्होंने शिफ्ट 4 एक कंपनी खोली है। इन्होंने इस मिशन के लिए पैसा भी बहुत सारा दिया हुआ है स्पेस एक्स के साथ, और ये इस क्रू के इस पूरे के पूरे जो इनका दल है उसके ये कमांडर भी हैं। ये इसहाक मैन की सेकंड ट्रिप है स्पेस में। 2021 में भी वो लो अर्थ ऑर्बिट में जा चुके हैं 3 दिन के लिए, और उसके बाद फिर वो स्प्लैश डाउन उन्होंने फ्लोरिडा में किया था। इनके अलावा क्रू में 3 लोग और हैं। एक हैं स्कॉट पोटीट, एक रिटायर्ड यूएस एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, और 2 स्पेस एक्स के एम्प्लॉयज़ हैं, अन्ना मेनन ये लीड स्पेस ऑपरेशंस इंजीनियर हैं, और सारा गिलिस ये इंजीनियर हैं जो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग का काम देखते हैं। इसके बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अब द क्रू हु आर ट्रेवलिंग इन स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल विल फर्स्ट एम टू गेट अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 1400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो पहले ये अर्थ से 1400 किलोमीटर की हाइट तक जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो नासा का
जेमिनी 11 मिशन था 1966 में, वो 1372 किलोमीटर तक पहुंचा था, तो उससे भी ये ज़्यादा दूर जाएंगे। और ये बेसिकली किसी भी क्रूड मिशन के लिए एक रिकॉर्ड था। ठीक है, जो हाँ मतलब कोई ऐसा क्रूड मिशन जो मून पर गया हो वो अलग चीज़ है, बट जो अर्थ के कुछ हाइट ऊपर तक हो उसमें ये रिकॉर्ड था अभी तक 1966 का नासा के जेमिनी 11 मिशन का, जो 1372 किलोमीटर तक गया था। तो उससे भी ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 1400 किलोमीटर तक। अब इसका इस हाइट तक पहुंचने का मतलब है कि जो पोलैरिस डॉन मिशन है वो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के इनर बैंड में पहुंच जाएगा। ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट वो रीजन होता है स्पेस में, है ना, जो अर्थ के चारों तरफ है, और यहाँ पर हाईली रेडियो एक्टिव रीजन है ये। ठीक है, लगभग 1000 किलोमीटर की हाइट से ये शुरू हो जाता है। अब ये उस रीजन में पहुँच जाएंगे तो इनको एक अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी कि ये वहाँ पर कुछ रिसर्च कर सकते हैं, इस एम के साथ कि ये स्पेस फ्लाइट और स्पेस रेडिएशन का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसको ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, पहले 1400 किलोमीटर में जाके वो ये काम करेंगे, रेडिएशंस और स्पेस फ्लाइट का क्या असर पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये कैप्सूल नीचे आएगा एक लोअर ऑर्बिट में, और वहाँ पर स्पेस वॉक होगी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा है कि स्पेस वॉक का जो मेन एम है वो क्या है, स्पेस सूट को टेस्ट करना, जो इस मिशन के लिए स्पेस एक्स ने बनाए हैं। इनको कहा गया है ईवीए स्पेस सूट्स। इसमें कुछ कैमराज लगे हुए हैं, हेड्स अप डिस्प्लेस लगे हुए हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट की इंफॉर्मेशन बताएगा, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को इंफॉर्मेशन बताएगा अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर सूट्स आउटसाइड देयर व्हीकल। ठीक है, इसके बाद इस मिशन के दौरान द क्रू विल कंडक्ट 40 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। 40 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी ये लोग करेंगे, जिसमें एक्सरे इमेज लेने का ट्राई किया जाएगा विदाउट एनी एक्सरे मशीन, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल शावर्स ऑफ रेडिएशन इन स्पेस। जो स्पेस में नेचुरल शावर्स होती हैं रेडिएशन की, उसके थ्रू ये लोग एक्सरे इमेज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सरे मशीन तो नहीं है इनके पास। और द क्रू विल ऑल्सो टेस्ट लेज़र बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड बाय स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क। ठीक है, स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क है उसने जो लेज़र बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया है उसको भी ये टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये टेक्निक बेसिकली अलाउ करती है कम्युनिकेशन अमंग सैटेलाइट्स विदाउट रिलाइंग ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेंड सिग्नल्स। अदरवाइज़ क्या होता है कि सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं कि पहले सिग्नल ग्राउंड में आता है फिर दूसरी जगह जाता है। तो इसमें यह है कि सैटेलाइट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, बिना ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज़ के। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर होंगे। बट स्पेस वॉक क्या होता है और ये सब चीज़ें आई होप आप समझ गए होंगे। और फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंपनी की तरफ से इसको कंडक्ट किया गया है ना। नासा हो सकता है ऑप्शन में, आपका ये हो सकता है स्पेस एक्स हो सकता है, इसरो हो सकता है ऑप्शन में। इस तरीके के ऑप्शंस आपसे दिए जा सकते हैं, है ना। बाकी अगर कोई डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट बेस भी यहाँ से बन सकता है ना, वो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर है, चलो। तो ये दो ही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। सी राजा मोहन का एक आर्टिकल है बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव मुझे नहीं लगा, तो इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं, है ना। जो भी आर्टिकल्स काम के नहीं होते हैं वी डू नॉट कवर देम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने। ठीक है, वो वाले काम अगर आप करते रहे कि कोई आपको पढ़ा तो नहीं रहा बट वो आपको एक आर्टिकल्स की लिस्ट उठा के दे रहा है और आपसे कह रहा है कि आज के दिन के ये 10 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बैठ के पढ़िए, तो पढ़ते रहिए, फिर वो आपकी इच्छा है ना, वो आपकी इच्छा है। हम तो पिछले, अब तो मैं कहूँगा कि 2 साल के आसपास होने को है जब से हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और यूपीएससी के खासकर, और बाकी खैर स्टेट पीसीएस को तो हम बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाते हैं, बट वहाँ पर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, है ना। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देते हैं तो क्या आपको यहाँ से जो भी अभी तक आपने करंट अफेयर्स हमारे थ्रू पढ़ा है, क्या उसमें से क्वेश्चंस आए हैं नहीं आए हैं, वो आप लोग बता सकते हैं। बट यूपीएससी में तो आप चाहे इस साल का सिविल सर्विसेज का पेपर देखें, वहाँ पर भी क्वेश्चंस थे, है ना। सीडीएस एनडीए में तो भर भर के क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं। बाकी देखो करंट अफेयर्स का 100% कवरेज कहीं नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, अब आप ये चाहें कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं
वो 100% कवर हो जाएं वो पॉसिबल नहीं है और वो कोई नहीं करा सकता। ठीक है, हम तो यहाँ पर सिर्फ एक न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं जिसमें 1 घंटे के आसपास लग रहा है, और आप इसके नोट्स वगैरह भी बनाते हैं तो अदर एक और घंटा मान लीजिए। तो 2 घंटे पढ़ के अगर आपके 80% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, 70-80% भी, तो वो ठीक है। उसमें आपको परेशान नहीं होना है कि मुझे 100% करना है। 100% नहीं होगा। ठीक है, 100% अगर आप एक दिन के 5 सोर्स से भी पढ़ते हो ना, तब भी गारंटी नहीं है कि 100% होगा। और वो 5 सोर्स से पढ़ने का मतलब है 2 घंटे पर सोर्स, 10 घंटे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते आप, फिर बाकी सब्जेक्ट का पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए बेटर है कि ऑप्टिमाइज़ करके चीज़ों को चलें। 1-2 घंटा करंट अफेयर्स में अपना दें, मैक्सिमम 2 घंटा, इंक्लूडिंग योर नोट मेकिंग। ठीक है, और उसके अलावा बाकी टाइम स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़ें, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर ही बैठे रहना दिन भर, इट इज़ नॉट गुड। ये एडवाइजेबल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, इस बात को भी समझें। चलिए, तो फिलहाल तो आज का सेशन इतना ही हम लोग रखेंगे। और जाने से पहले आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारे विकल्प या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ऑप्शंस क्या क्या हैं कि आप अगर मंथली लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे में आपको मिल जाएगा, ओनली एट 59 रुपीज़ में। ठीक है, जून जुलाई का है, अगस्त का अभी थोड़ा सा डिले हो गया है, आई कैन अंडरस्टैंड, आज 11 तारीख हो चुकी है, बट कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उसको भी लॉन्च किया जाए। बाकी 16 महीने की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अवेलेबल ओनली एट 680 रुपीज़। 12 महीने की लेना चाहते हैं तो 510 में मिल जाती है आपको। 8 महीने की 345 में, और 4 महीने की 175 में। तो आप इनमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड है उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों ने हमारे ऐप को ज़रूर आप लोग हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और आपने किसी भी वीडियो कोर्स में अगर एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारा आईना सीरीज़ के जो फुल कोर्सेज़ हैं, मंथली कोर्स, 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज़, ये सभी अवेलेबल हैं। आप इनमें से जिसमें भी चाहें एनरोल कर सकते हैं। लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, और सिमिलरली लास्ट ईयर का हम आपको एक मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ भी दे रहे हैं, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का। इसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। बट इसको अब हम बहुत जल्द बंद कर देंगे, इनको भी, और ये जो लास्ट ईयर के कोर्सेज़ हैं इनको भी, क्योंकि लास्ट ईयर के कोर्सेज़ का भी अब कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट मुझे लगता नहीं है ना। वो हम लोगों ने अभी तक इस महीने तक ओपन करके रखा था, क्योंकि इस महीने फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा, बट उसके बाद फिर वो चीज़ें अब हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब क्योंकि ये उसी के लिए था, जो इस साल का मेंस का एग्ज़ाम होगा उसी के लिए, बट अब इसको अब हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप में से अगर कोई भी अभी उसको लेना चाहता है तो ले सकता है, बट दिस मंथ के एंड तक वो हटा दिया जाएगा। बाकी हमारे सी सेट का जो लाइव कोर्स है 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 20 सितंबर तक एनरोलमेंट चलेगा। इसमें आप लोग एनरोल करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिटेल्स चेकआउट करके एनरोल कर सकते हैं। अवेलेबल ओनली एट 999, और 50 स्टूडेंट्स का बैच लिमिटेड है, तो जल्द से जल्द अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर लीजिए। बाकी लास्ट में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और अगर आपको ये हेल्पफुल लगते हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कैन करें, UPI ID का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। जो भी अमाउंट आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा, और उससे आप लोगों के लिए ही ये बेनिफिट रहेगा कि सेशंस यूट्यूब पर लंबे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल को फिर से मिलते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।